शिवम, आगे से ऐसी हरकत नहीं करना समझी? वरना माधवी, वरना क्या बोलो? तुम जानबूझकर इतनी देर में आए तो उसका बदला तो लेना ही था। और हंसने लगी। शिवम, मेरे जीने का एक ही सहारा बचा है और वो भी तुमने खराब कर दिया। और ऊपर से हंस रही हो। और घूर कर उसे देखने लगा। माधवी, लेकिन वो जीने का सहारा नहीं बल्कि मरने की सीढ़ियां हैं। समझते क्यों नहीं तुम? इतनी बेवकूफ़ी कर भी कैसे सकते हो जैसे तुम कर रही हो, मुझे गलत समझ कर? शिवम ने बहुत भोलेपन से कहा। माधवी ने उसकी बात को अनसुना सा करके कहा, पहले बताओ, मुझे माफ़ कर दिया ना? शिवम कोई जवाब नहीं देता और कहा, बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देगा। माधवी, अपना ध्यान रखना और समय से सो जाना, ये कहकर अपना बैग उठाकर निकल गई। पर दिल पर एक बोझ था कि उसे माफ़ी नहीं मिली। पर आज एक बात उसने मान ली थी कि वे इस रिश्ते को एक और मौका देगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना झेलनी पड़े, क्योंकि उसे आज एहसास हो गया था कि शिवम को सच में उसकी ज़रूरत है। पर अभी ये सब वे उसे कहेगी नहीं। शिवम भी उसे गाड़ी में जाता देख बेफिक्र हो गया था कि वे ठीक से घर पहुंच जाएगी। पर आज कुछ देर पहले माधवी से हुई प्यारी बहस को याद करके उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जितना नशा उसे 4 पैक लगाने से होता है, उससे कहीं ज़्यादा उसे इन बातों को याद करके हो रहा था। और बार बार पानी की बोतल हाथ में लेकर झूम रहा था। माधवी घर पहुंची, पर उसे यही बात खाए जा रही थी कि शिवम सच में बहुत पीने लगा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। साथ ही आज उसकी हरकतों पर प्यार भी आ रहा था। अगले दिन ऑफिस में सब काम निपटाए और एक कॉल करके शिवम को सारी डिटेल्स बताई। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। बीच में शिवम एक बार आया था। उसने माधवी को ज्यादा भाव नहीं दिया, बस ऑफिस की ही बात की। एक दिन जिया की मम्मी ने बताया कि जिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। दोनों को मिलवाया गया और एक दूसरे को पसंद भी कर लिया गया। जल्दी ही शादी की तारीख रख दी गई। जिया भी खुश थी और उसने ऑफिस भी छोड़ दिया। शिवम ने उसे स्पेशल बधाई दी। शादी के एक दिन पहले माधवी ने छुट्टी के लिए पूछा तो शिवम जानबूझकर टाल मटोल करने लगा कि अब तुम्हारे चक्कर में मुझे दो दो ऑफिस देखने पड़ेंगे। माधवी, सर, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ काम संभाल लूंगी। और जिया की सारी तैयारियां करवाती है। शादी वाले दिन शिवम भी गौरी के साथ आता है और सबसे अच्छे से मिलता है। गौरी माधवी को देखते ही उसके पास चली जाती है, जबकि शिवम भी उसे साड़ी में देखकर अपने होश खो चुका था, पर छुप छुप कर देखता रहा। माधवी ही उससे पूछती है कि आप खाना खा लीजिए। शिवम उसे जवाब न देकर सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। कहा कि सच में खूबसूरती की मिसाल है। माधवी, क्या? शिवम, गलतफहमी मत पालो, मैं तो उस रेड ड्रेस वाली लड़की को कह रहा हूँ। माधवी, हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है वो। बात चलाऊं क्या? शिवम, हाँ, बात तो तुमने पहले ही चलाई थी। मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं। मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। और फिर जहाँ सब पी रहे थे वहीं चला गया। माधवी गौरी को लेकर वहीं चली गई। वहां बस आदमी ही थे। शिवम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी को लेकर यहाँ से जाओ। माधवी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम यहाँ हो हम दोनों भी यहीं रहेंगे। शिवम गुस्से से पर दबी आवाज में बोला कि मैंने कहा जाओ। माधवी, मैंने कहा ना। नहीं। और गौरी को संभालो, मुझे और भी काम है। शिवम उसके पास आकर बोला, तुम ये जानबूझकर कर रही हो, है ना? माधवी, तुम जो मर्जी समझो। शिवम चुपचाप गौरी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। माधवी भी खुशी से वहां से हट गई। तभी देखा कि शिवम उसी लड़की से बातें करने लगा है जिसके बारे में वे बात कर रहा था। माधवी ने बहुत इग्नोर करना चाहा, पर उसकी नज़र बार बार वहीं जा रही थी। फिर उसने गौरी को बुलाया और खाना खिलाने लगी। शिवम उसका ध्यान रखने के लिए, मैं हूँ, ओके? और गौरी, मेरे साथ, ये कहकर गौरी का हाथ पकड़ा और ले जाने लगा। गौरी, पर पापा खाना बीच में नहीं छोड़ते और मैं आंटी के साथ ही खाऊंगी। शिवम चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फिर खुद अपनी प्लेट लगाई और खाने लगा। तभी वही लड़की जिसका नाम साक्षी था वहां आई और कहा, ये क्या शिवम जी, अभी अभी हम दोस्त बने हैं और आप अकेले खाना खा रहे हो? शिवम भी माधवी को चिढ़ाने के लिए बोला, अरे सॉरी साक्षी, तुम भी इसी प्लेट में खाओ ना। और दोनों हंसकर बातें करते हुए खाने लगे। माधवी का खून जलता रहा और फिर साक्षी को धक्का मारकर वहां से जाने लगी, जिससे वे शिवम की तरफ हुई तो शिवम की प्लेट
साक्षी के ऊपर ही गिर गई। साक्षी गुस्से से माधवी को देखते हुए बोली कि ये क्या बदतमीजी है। शिवम भी माधवी को घूरते हुए बोला कि देखकर नहीं चल सकती माधवी, ओ सॉरी, असल में मेरा ध्यान कहीं और था। साक्षी भी गुस्से में बड़बड़ करती रही, वहां से चली गई। फिर जिया की विदाई के वक्त माहौल उदासी भरा था। माधवी सोच रही थी कि जिया के सहारे मेरा वक्त कैसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा जिया पर हमेशा बनाए रखना। गम शिवम उसकी गमगीन आंखों को देख रहा था, पर उसके पास आया नहीं और वापस जाने लगा तो देखा कि गौरी तो माधवी की गोद में सो चुकी है। उसे लेने माधवी के पास गया, देखा माधवी की आंखों में आंसू हैं। शिवम उसे अपना रुमाल देते हुए बोला कि तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी ही विदाई हो रही हो। इस बात को सुनते ही माधवी को वो सब याद आ गया जो उसकी शादी के दिन हुआ था और जलती आंखों से शिवम को देखते हुए कहा कि पर हुई तो नहीं ना। ये कहकर गौरी को उसकी गोद में दिया और चली गई। शिवम को भी जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो बुरा लगा कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माधवी भी पिछली सारी बातों को याद करके रोते हुए ना जाने कब सो गई। सुबह उसकी आंख बहुत देर से खुली। फिर सोचा कि अब तो जिया भी नहीं है जो दरवाज़ा पीट कर मुझे उठा दिया करेगी। फिर खड़ी हुई तो उसे चक्कर से आने लगे। पहले बैठी, फिर उसे महसूस हुआ कि उसे बुखार है। वे हिम्मत करके चाय बिस्कुट लेती है और दवा लेकर ये सोचकर थोड़ी देर के लिए सो गई कि 1 घंटे बाद उठकर ऑफिस चली जाएगी। पर उसे इतनी गहरी नींद आई कि 3 घंटे तक आँख ही नहीं खुली। फिर उधर ऑफिस में शिवम पहुंच गया था और बार बार फ़ोन करके परेशान हो रहा था, पर माधवी का फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए वे बेखबर सो रही थी। शिवम इसलिए भी परेशान था कि मीटिंग की सारी फाइल्स डिटेल्स माधवी को पता थी और क्लाइंट कब से आकर बैठे थे। फिर वहीं किसी तरह मैनेज करता है। जब सब चले गए तो वह फिर माधवी को फ़ोन मिलाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। माधवी लगभग 12 बजे उठी तो टाइम देखा, हैरान होकर बोली कि हे भोलेनाथ, आज ये कैसे हो गया, मैं तो बहुत सो ली। वे दौड़कर तैयार होती है, इस दौरान वे अपना बुखार तक चेक नहीं करती और भागम भाग में ऑफिस के लिए निकलती है। रास्ते भर यही सोचती रही कि आज तो पता नहीं क्या होगा। पुरुष के बच्चे को तो अपने मन की करने का अच्छा मौका मिल गया। सच में आज तो बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने, पर भगवान करे आज किसी मीटिंग का शेड्यूल ना हो, नहीं तो वो शिवम महाशय 100 बातें सुनाएंगे। जैसे ही जल्दी जल्दी में अपने केबिन पहुंची तो अपनी अलमारी से सब फाइल्स देखने लगी। इस चक्कर में वे सामने बैठे शिवम को भी नहीं देखा। खुद ही बड़बड़ करती रही कि काश आज सब अच्छे से निपट जाए। हाँ, निपट तो गया, पर बहुत मुश्किल से। शिवम ने डर से उठते हुए कहा, तुम क्या समझती हो, तुम नहीं आओगी क्या काम रुक जाएगा? माधवी उसे अचानक सामने देख घबरा कर बोली कि आप यहाँ कैसे, और वो भी अचानक। शिवम उसकी साइड आकर पैंट की जेब में दोनों हाथ डालकर बोला कि क्या कहा? माधवी, नहीं नहीं, मेरा मतलब आप कब आए? माधवी, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम अब क्यों आई हो, जबकि आधा दिन जा चुका है और वो भी बिना किसी नोटिस के। माधवी, ओ सो सॉरी सर, असल में मैं बताना भूल ही गई थी। बीच में ही शिवम बोला कि बस करो बहाने बनाना। वो तो मैं आज यहाँ सुबह आ गया तो पता चला कि तुम तो गायब हो और ऊपर से किसी को भी मीटिंग के लिए तैयार तक नहीं कर रखा था, सब मैनेज किया। माधवी, सॉरी, मैं सच में बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि मेरी। तभी शिवम उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहने लगा कि मैं तो आज यहाँ तुम्हें कल वाली बात पर सॉरी बोलने आया था, पर शायद गलती की। पर हाँ, ये अच्छा हुआ कि काम हो गया, वरना आज न जाने क्या होता। ये कहकर वे जाने लगा तो माधवी ने कहा कि सुनो शिवम। शिवम पलटकर बोला कि तुम शायद भूल गई हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो सर बोलो, और जो गलती आज हुई है आगे से नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए वे चला गया। माधवी ने बताना चाहा कि वे देर से क्यों आई, पर वे सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर माधवी ने जैसे तैसे काम किया और शाम को घर को जाने से पहले कुछ ज़रूरी सामान लेना था, इसलिए मार्केट चली गई। वहां से लौटने लगी तो मिस्टर गुप्ता ने उसे देखा और रुक कर कहा कि लगता है अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। क्यों, सही कह रहा हूं ना? और वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद विश्वास ही कौन करेगा तुम पर?
और जो शिवम बड़ा उछल कर कह रहा था कि शादी होने वाली है, पत्नी बनने वाली हो। अरे कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। माधवी, अपनी गंदी जुबान से शिवम का नाम तक मत लेना। और रही बात शादी की, तो तुम चिंता मत करो, वो तो हो ही जाएगी। तुम अपनी शादी बचाने की सोचो। वैसे जो तुम आज इतना बोल रहे हो, वो हमारी दया ही वो हमारी दया ही थी, वरना तुम्हारी बीवी और बच्ची न जाने कहाँ धक्के खा रहे होते अगर तुम जेल में होते। मिस्टर गुप्ता, वैसे एक बात तो है, जितनी सुंदर हो बातें उतनी ही कड़वी करती हो। माधवी, अपनी बकवास बंद करो और पीछे मुड़कर देखो तो धुलाई में उस दिन जो कमी रह गई थी वे पूरी करने शिवम पीछे ही खड़ा है। शिवम का नाम सुनते ही मिस्टर गुप्ता पीछे देखे बिना ही अपनी गाड़ी लेकर ऐसे भागा जैसे उसको कोई जंगली जानवर पीछे लगा हो। माधवी उसके जाने के बाद चैन की सांस लेती है और एक चेयर पर आंखें बंद करके बैठी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है तो सच में ही शिवम सामने बैठा था। उसे देखकर वे हैरान होकर बोली, अरे तुम शिवम, तुमने ही तो कहा था कि मैं यहीं हूँ। माधवी, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था शिवम, तो मैं पास में ही यही था और सारी बातें सुन रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। माधवी, हाँ, वो बस ऐसे ही उसे सुनाने के लिए। और यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मुझे डांट कर मन नहीं भरा। असल में मुझे आपकी ऑफर लेनी ही नहीं चाहिए थी शिवम, सच में ऐसे समझती हो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अपने लिए रात का इंतज़ाम करने आया था। माधवी, मतलब तुम इतना घटिया भी हो सकते हो, मुझे आज ही पता चला। शिवम, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, समझी? इतना है, उसी को यूज़ कर लोगी तो अच्छा होगा। फिर उंगली से बियर शॉप की तरफ इशारा किया। कहा कि मैं इसके बारे में कह रहा था, पागल लड़की। माधवी मन में सोचने लगी, सच में उसका दिमाग खराब ही हो गया है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। शिवम, वैसे तुमने अभी मिस्टर गुप्ता से क्या कहा था? माधवी, कुछ भी नहीं, यही कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, यही कहा था ना, शिवम बोला। माधवी, वो बस ऐसे ही, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। हाँ, एक बात और, अगर तुमने पीना नहीं छोड़ा तो मैं क्या, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। बड़े आए बिजनेसमैन शिवम, बिजनेसमैन तो मैं हूँ और वो भी काबिल। रही बात बुरी आदतों की, तो वो लड़की पर डिपेंड है, अगर उसमें हिम्मत होगी तो छुड़वा देगी, वरना हम ऐसे ही भले। माधवी, हिम्मत की तो बात ही मत करो, अगर अपनी पर आई ना तो आंख उठाकर भी बियर तक को नहीं देख पाओगे। शिवम, तो तुम यही चाहती हो तो अच्छा है, पर अभी तुम्हें कोई हक नहीं है, और अगर हक से बोलती हो तो शराब तो क्या, जीना ही छोड़ देंगे। माधवी अचानक उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, खबरदार ऐसी बात कही तो। शिवम उसकी गहरी आंखों में देखने लगा और इशारे से हाथ हटाने को कहा। माधवी खुद ही अपनी बात पर शर्मा गई और वहां से पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई। फिर सामान उठाकर चलने लगी। तभी उसे थोड़ा चक्कर सा आया और शिवम ने उसे पीठ से सीने से लगा लिया। कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और पहले ये बताओ, तबीयत खराब है क्या? माधवी, नहीं, बस सुबह थोड़ा बुखार था, पर अब ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ। शिवम, क्या तुम्हें बुखार है? अच्छा, इसलिए तुम लेट आई, पर तुम बता भी तो सकती थी। हाँ, मैंने बताना चाहा, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे, माधवी ने धीरे से कहा। शिवम उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, तुम कहो तो सही, मैं तो हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। अब तो बुखार नहीं है, अच्छी बात है, पर अभी 2 दिन अपना ध्यान रखना। मेरा क्या है, मैं और मेरी शराब। और माधवी, और क्या, वो साक्षी? शिवम, हाँ खैर, साक्षी भी अच्छी लड़की है, पर वो तो उसके बाद मिली ही नहीं, ना ही फ़ोन नंबर लिया। अच्छा, तुम उसका नंबर ही लेकर दे दो। माधवी चिढ़कर उठी। कहा कि ठीक है, मैं घर जाती ही पहले नंबर देती हूँ। शिवम, तुम्हें तो जलन हो रही है ना? माधवी, बिल्कुल नहीं, तुम रहो उस साक्षी के साथ। ये कहकर वे आगे बढ़ी तो उसकी चुन्नी चेयर में फंस गई और वे गिरने लगी, लेकिन शिवम ने उसे बचा लिया। उसी की गोद में गिर गई। शिवम, ओहो यार, तुम तो भारी हो गई हो, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। माधवी बड़ी आंखें करते हुए बोली कि छोड़ो मुझे। शिवम, अगर ना छोड़ूं तो मैं काट लूंगी। और ये कहा कि शराफत है,
और ये कहाँ की शराफत है, सब देख रहे हैं, छोड़ो, माधवी ने कहा। शिवम सहारा देकर उसे खड़ा करता है, कहा कि मन तो नहीं था पर डर से छोड़ दिया। फिर बोला कि अच्छा चलो घर छोड़ देता हूँ, और हाँ बेकार की बहस बिल्कुल मत करना, पहले ही बता रहा। ये कहकर शिवम ने माधवी का सामान उठाया और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। माधवी पीछे पीछे चल पड़ी और गाड़ी में बैठी। शिवम, तुम अगर कहो तो डॉक्टर के यहाँ चले। माधवी, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे साक्षी का घर वहीं पास में है, मिलना चाहो तो मिल सकते हो। शिवम, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, फिर उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख लेता है। माधवी ने छुड़ाने की कोशिश की। शिवम ने प्यार से कहा कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। माधवी पर शिवम, अच्छा ये बताओ शॉपिंग कब करनी है। माधवी, कैसी शॉपिंग। शिवम, अरे भाई, अपनी शादी की। और कैसी, देखो तुम थोड़ी मोटी हो गई हो, पहले के सूट आएंगे भी नहीं। माधवी जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर बोली, ये कब से तुमने मोटी की रट लगाई हुई है, तो तुम कौन सा पहले जैसे रह गए हो, बाल पकना शुरू हो गए और आंखें कैसे अंदर धंस गई हैं। शिवम, चलो इससे ये तो पता चला कि तुमने भी मुझे ध्यान से देखा है। माधवी झेप कर खिड़की से बाहर देखने लगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, पर मेरे सवाल का जवाब अभी भी पेंडिंग है, बोलो। माधवी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवम, हमें बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में। शिवम, तुम बस एक बार और मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं सब संभाल लूंगा, सच में, बस एक बार। माधवी एक बार शिवम को देखती है, उसे भरोसा उस पर था पर किस्मत पर नहीं था। सोचने लगी, कहीं फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या होगा। शिवम, घर आ गया मैडम, शुक्र है कि आज सोई नहीं। माधवी उतर कर बोली, थैंक्स, गुड नाइट। शिवम, कल तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है और मैं दोपहर में लेने आऊँगा, हम शॉपिंग पर जाएंगे, ओके, अपना ध्यान रखना। ये कहकर शिवम चला गया और माधवी बहुत देर तक उसे जाता हुआ देखती रही। सारी रात इसी कश्मकश में रही कि घर वालों से बात करूंगी या नहीं, और अगर करती हूँ तो क्या कहूँ। माँ अगर मान भी जाएं तो मामा नहीं मानेंगे। उधर शिवम अपने पापा को सब बता देता है और खुशी से सो भी नहीं पाता। अगले दिन माधवी लेट उठती है तो पहले जिया से मिलकर आई। वे पहली बार घर आई थी, उससे जी भरकर बातें की। जिया, अच्छा ये बताओ तुम कब शादी कर रही हो। माधवी मुस्कुराने लगी तो जिया ने कहा कि लगता है शिवम पर तरस आ गया है ना। माधवी चुपचाप वहां से लौट आई और मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगी, पर असमंजस अभी भी उतना ही था। लेकिन कहीं न कहीं बस अपनी जिंदगी को मौका देना चाहती थी, और बस इसलिए नहीं कि किसी मिस्टर गुप्ता जैसे ने उसे चैलेंज किया, बल्कि इसलिए कि अतीत को याद करना, चाहे आसान मुश्किल कुछ भी हो, पर हमेशा अतीत की कड़वी यादों को सहेजना सही नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि वे दोनों यदि एक दूसरे के सामने आए तो भगवान की कुछ तो मंशा जरूर होगी। शिवम नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा था। जब माधवी को आते देखा तो न जाने क्यों सुध-बुध सी खो बैठा। उसे अपने वहीं पहले दिन याद आने लगे जब वे उसे कॉलेज में ले जाता था और माधवी सबसे बचकर चुपके से उसकी गाड़ी में बैठती थी। जब उसे चुटकी बजाने के साथ माधवी की आवाज आई कि कहाँ खो गए। शिवम अचानक से बोला, तुम में। माधवी, मतलब? शिवम, मतलब तुम्हें ही सोच रहा था। माधवी, अच्छा क्या सोच रहे थे। शिवम, यही कि थैंक्स मेरी जिंदगी में लौटने के लिए। माधवी शर्मा कर बाहर देखने लगी तो शिवम हाथ पकड़कर बोला, माधवी, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। माधवी भी उसके विश्वास पर विश्वास करके बोली, भगवान करे ऐसा ही हो। शिवम, अच्छा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। माधवी, अब बिल्कुल ठीक है। शिवम, चलो अच्छी बात है। ये कहकर गाड़ी स्टार्ट की। दोनों ही आज बहुत खुश थे। माधवी ने कहा कि शिवम, क्या हम जो कर रहे हैं वे ठीक है, मेरा मतलब घर में कोई अगर नहीं माना तो। शिवम, पहली बात तो ये कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मानता है या नहीं। दूसरी बात, सबकी सोच लेकर आज तक हमें सिवाय अकेलेपन और दर्द के मिला भी क्या। माधवी, फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। ओके, कर लेते हैं, पर आज नहीं। आज हम दोनों बस एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। शिवम ने उसका हाथ अपने सीने से लगाते हुए कहा। फिर दोनों एक जगह बैठकर लंच करते हैं और शिवम के बहुत कहने पर माधवी एक सूट लेती है। शिवम, यार तुम तो कुछ खरीद ही नहीं रही, क्या हुआ, पसंद नहीं आ रहा है तो कहीं और चलते हैं। माधवी, ये बात नहीं, असल में मैं शॉपिंग अपने पैसे मतलब मेरे बजट के हिसाब से करना चाहती हूँ। शिवम, ये क्या बात हुई, मेरे पैसे
पैसे भी तो तुम्हारे हैं और मैं खुशी से दिला रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो तुम मेरे लिए खरीद लेना, फिर तो ठीक है ना? माधवी: हाँ, पर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। शिवम: हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, पर हम एक दूसरे को गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। माधवी: पर खास मौकों पर। ओके, रोज रोज नहीं। शिवम: तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। बस मेरे साथ ही रहना। मैं गलती करूं तो डांट भी देना। और मैंने पापा को बता ही दिया था, वो खुश हैं। कहा कि जल्द से जल्द वो शादी का मुहूर्त निकलवा कर बता देंगे। माधवी: जल्दी किस लिए? शिवम उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर करता है और माधवी के माथे से उंगली घुमाते हुए होठों पर रोक कर बोला कि जल्दी कहाँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। माधवी: अच्छा छोड़ो, ये क्या पब्लिक प्लेस पर ऐसी हरकतें शोभा देती हैं क्या? शिवम और भी अपनी तरफ करके बोला, तुम क्या जानो मैं कितना खुश हूँ। माधवी उसे धक्का देकर दूर हटी। कहा कि जरा खुशी तो कंट्रोल करो। और अब चलो, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। शिवम: ऐसे कैसे, अभी कुछ ही समय तो हुआ है आए हुए। माधवी उसकी बात को अनसुना करके गाड़ी की तरफ चली गई। शिवम: अच्छा ठीक है, तो बैठो, चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर में माधवी को पता चला कि रास्ता अलग है। कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? शिवम: अपने घर। और कहा, आज पूरा दिन साथ ही बिताएंगे। माधवी को पता था कि अब मना करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों घर पहुंचे। गौरी उन्हें देखते ही खुशी से उछल पड़ी। माधवी ने उसे गले लगाकर कहा कि कैसा है गौरा बाबू? गौरी हंसते हुए बोली कि पापा भी मुझे प्यार से गौरा ही बुलाते हैं। माधवी: अच्छा। थोड़ी देर तीनों ने बैठकर मस्ती की। उन्हें देखकर एक खुशहाल परिवार लग रहा था। तभी शिवम के पास एक फोन आता है और बातें करके खुशी से माधवी को देखता है। माधवी: क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? किसका फोन था? शिवम: पापा का फोन था। माधवी: तो शिवम बहाने से गौरी को बाहर भेज देता है और माधवी को कहा कि जरा मेरे पास आओ। माधवी: और वो किस लिए? शिवम खुद ही उसके सामने खड़ा हो गया। कहा कि ये खुशखबरी है। माधवी थोड़ा पीछे हटकर बोली, क्या है, बताओगे नहीं? शिवम उसके दोनों कंधे पकड़कर बोला कि शादी का मुहूर्त निकल गया है। माधवी ने शर्म से नजरें झुकाई और शिवम को दूर हटाने लगी, पर शिवम माधवी की गर्दन पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम अब क्यों भाग रही हो मुझसे? माधवी चुपचाप खड़ी रही। शिवम ने उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर ऊपर किया और कहा कि बोलो। माधवी: कुछ नहीं। शिवम उसकी ओर झुका तो माधवी ने गर्दन घुमाकर कहने लगी कि अभी शादी नहीं हुई है, समझे? शिवम: तो वही तो बता रहा हूँ कि एक हफ्ते बाद हमारी शादी है और अब तुम इस घर को, मुझे और गौरी को संभाल लो। माधवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि और मुझे कौन संभालेगा? शिवम ने उसे तुरंत गले लगाते हुए कहा, मैं और मेरा काम तो बस यही बचा है ना। कुछ पल दोनों ही ऐसे गले लगे रहे। तभी गौरी अंदर आई और कहा कि आप क्या कर रहे हो पापा? माधवी एकदम वहां से हटकर गौरी के पास आकर खड़ी हो गई और शिवम को इशारे से कहा, बोलो अब। शिवम गौरी को गोद में लेता है। कहा कि बेटा मैं आपकी मम्मी से कह रहा था कि अब जल्दी से यहाँ आ जाएं। गौरी हैरान होकर कभी शिवम कभी माधवी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे रिएक्ट करे। माधवी को लगा कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। फिर उदास सी होकर प्रश्न वाली नजरों से शिवम को देखने लगी। शिवम गौरी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सोचा कि कहीं उसके बताने का ये तरीका गलत तो नहीं था। हिम्मत करके पूछा कि गौरा, तुम्हें अपनी मम्मी अच्छी नहीं लगी? गौरी फिर गहरी नजरों से माधवी को देखने लगी और शिवम की गोद से उतरकर माधवी का हाथ पकड़ा और शिवम के हाथों में रखा। दोनों हैरान होकर गौरी को देखने लगे। फिर गौरी ही बोली कि अरे पापा, आप भी ना सच में भुलक्कड़ हो। आप तो मुझे ही बताना भूल गए कि आपने मम्मी ढूंढ ली। खुशी से माधवी उसे गले लगाकर बोली, सॉरी बेटा, मैंने भी तो नहीं बताया, लेकिन ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। हम दोनों ही तुम्हें सब बताएंगे। पर तुम्हें मम्मा पसंद आई। गौरी: बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई मम्मा, लेकिन आप यहाँ हमेशा के लिए कब आ रही हो? माधवी कुछ बोलती इससे पहले शिवम ने कहा, बहुत जल्द। ठीक है, चलो अब हम
सब एक साथ खाना खाते हैं। गौरी खुशी-खुशी माधवी के हाथों से खाना खाने लगी और वो उन तीनों को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश थी। फिर शिवम दुखी मन से माधवी को घर छोड़ देता है, साथ ही कहा कि तुम अपने घर भी बता दो या मैं जाकर बात करूं, अगर तुम कहो तो। माधवी नहीं, पहले मैं बात करके देखती हूँ, और दूसरी बात यह है कि वो माने या ना माने, अब मैंने फैसला कर लिया है कि शिवम उसके चेहरे के करीब आया और पूछा कि क्या फैसला कर लिया। माधवी यही कि पहले पीछे हटो, और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कहा कि यही कि घर जाकर आराम करो। शिवम, तुम ये कहने वाली थी। माधवी, हाँ और क्या। अच्छा ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। शिवम, ओके बाय, अपना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है। ये कहकर गाड़ी मोड़ ली। माधवी घर पहुंची तो आंखें हैरानी से फटी रह गईं। शिवम आज अपने सुनहरे ख्यालों में खोया हुआ गौरी के बालों में हाथ घुमाता हुआ जल्दी ही सो गया। सुबह ऑफिस गया, पूरा दिन बिजी रहा। माधवी को 2-3 बार फ़ोन मिलाया पर मिला नहीं। फिर माधवी के ऑफिस से पीयूष ने ही बताया कि माधवी ऑफिस नहीं आई। शिवम ने सोचा कि कहीं बिजी होगी, फ्री होकर फ़ोन कर लेगी। देर रात को वे घर जाकर फ़ोन ट्राई करता है पर अब फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। उसे चिंता होने लगी, साथ ही सोचा कि हो सकता है कि बैटरी ना हो। बहुत देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि जाकर पता करूं या नहीं, पर सोचा कि इतनी रात में अगर जाता भी हूं तो कहीं बुरा ना मान जाए। सुबह उसी के ऑफिस गया ये सोचकर कि पूछ लेगा कि कल क्या हुआ था, पर दोपहर तक ना उसकी कोई खबर ना ही फ़ोन मिला। फिर तो वे बेतहाशा सा उसके घर पहुंचा, पर पता चला कि वहां पहली सुबह से ही ताला लगा है। जिया की मम्मी ने बताया कि बेटा ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ कि वे मुझे बता कर ना जाए। मैं भी बहुत बार फ़ोन मिला चुका हूँ पर लग ही नहीं रहा। अब तो चिंता से शिवम की हालत ख़राब हो गई और अपने आप को ही कोसने लगा कि उसने कल क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पूरा दिन वे माधवी को यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। फिर उसे अचानक ध्यान आया कि कहीं वे अपने घर तो नहीं चली गई। पर अचानक हो सकता है घर में कोई बीमार हो, पर बता तो सकती थी। रात में घर पहुंचा तो उसके फ़ोन पर माधवी का मैसेज आया। वे तुरंत पढ़ता है, शिवम, शिवम, हम कभी भी नहीं मिल सकते, मुझे भूल जाओ। माधवी। शिवम खड़ा था, ये पढ़ते ही एकदम फिर से टूट गया और फ़ोन भी हाथ से गिर गया। कुछ पल बाद वे फ़ोन उठाकर उसे मिलाने लगा, पर अब फिर से फ़ोन बंद आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ और उसे क्या करना चाहिए। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि आखिर माधवी है कहाँ, कहीं वे बड़ी मुसीबत में तो नहीं। वे तुरंत उसके गांव वाले दोस्त को फ़ोन करता है और माधवी का पता लगाने को कहा। उधर माधवी कमरे में